सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन से जुड़िएगा जल्दी से और कमेंट करके सभी अपना नाम बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं। फिर पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम सर्वनाम सैयदा खान, भावना सिसोदिया, जानवी यादव, वैभव त्रिपाठी, रजनी, पूजा, दिनेश, विधि, मोना सिंह, रितु, दीपा भास्कर, बबली देवी, कोमल, गोल्डी, रश्मि, प्रीति गुप्ता, शीलू सिंह, शिवानी कुमारी, नरेंद्र विश्वकर्मा, जानवी, श्रेया शुक्ला, गोल्डी, खुशबू, नीता श्रीवास्तव, रचना, ज्योति नागर, ज्योति निगम, साधना, रुबीना। बहुत शानदार, चलेगा। तो अब आपके नाम सबके उड़ रहे हैं ऊपर। अब नाम लेते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा आपने पढ़ लिया और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम। आखिर सर्वनाम कहते किसको हैं? भाई सभी के नामों का जहाँ प्रयोग किया जाए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। तो जो किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम सर्वनाम कहते हैं। कलर चेंज कर देते हैं चलो इसका। दिस इज नॉट लुकिंग कूल। तेरी हट तो सही। ये सही है। ठीक है, तो हम करेंगे सर्वनाम। तो जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैम कल का टॉपिक कंप्लीट करा दो दिया बाबू। वो कल ही करा दिया था सृष्टि, है ना? वो कल मैंने करा दिया था। संज्ञा लास्ट पढ़ा था और अब हम सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मुनीश कुमारी जी, चलेगा। अब हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सॉरी। देखो इसको लिखना बाद में, मैं आपको कहती हूँ नोट्स बाद में बनाया करो आप पीडीएफ से। पहले समझ लो, सर्व का मतलब होता है सब, सबका, और नाम यानी कि नाम। भाई जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए उसको क्या कहते हैं? उसी को सर्वनाम कहते हैं, है ना? कि भाषा में संज्ञा पद की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब ये पुनरावृत्ति को रोकना क्या कहलाता है? जब हम बातचीत करते हैं, कोई कथा कहानी आप पढ़ोगे तो पढ़ते हुए आप बार बार किसी एक व्यक्ति का नाम तो लोगे नहीं, है ना? जैसे हमने कहा शिवानी पढ़ रही है, फिर शिवानी खाना खाएगी, शिवानी घर जाएगी, शिवानी सोएगी। तो बार बार शिवानी शिवानी कहना सुनना कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं कि बार बार एक संज्ञा पद की पुनरावृत्ति ना हो तो उसको रोकने के लिए हम एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा शिवानी पढ़ रही थी, शिवानी ने खाना खाया, और शिवानी खाना खाकर सो गई। शिवानी खाना खाकर सो गई। ये मैंने एक वाक्य लिखा। अब इसमें आपने पहला वाक्य सुनकर तो अच्छा लगा, दूसरे में फिर शिवानी, तीसरे में फिर शिवानी। तो बार बार एक संज्ञा पद की जो आवृत्ति हो रही है ये भाषा की जो सुंदरता है उसको समाप्त कर देती है। तो ये जो संज्ञा पद की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, हम इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? वह खाना, उसने, वह या उसने, है ना? वह या उसने खाना खाया और फिर वह खाना खाकर सो गई, है ना? तो उसने खाना खाया और वह खाना खाकर सो गई। तो यहाँ पर इसीलिए संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और ये सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग हो जाएगा। चाहे आप किसी पुल्लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें या निर्जीव सजीव वस्तु की बात करें, तो सर्वनाम हर जगह फिट हो जाता है। ठीक है, ये लिंग या विभक्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है आपका सर्वनाम जो है। ठीक है,
तो अब हम लिखेंगे सर्वनाम, यानी कि सबके नामों के बदले ही प्रयोग हो सकता है। यह सभी के नामों के बदले प्रयोग हो सकता है। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है आपका, लेकिन एक बार पढ़ लोगे जिंदगी में सर्वनाम को लेकर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है मैम, और भी लग सकते हैं ना? बिल्कुल लग सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है, तो लिखेंगे संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर मैं इसको परिभाषा कहूं तो परिभाषा के रूप में एक बहुत ही छोटे शब्दों में मैं कहूं, मैम छठ क्यों नहीं दिख रहा? छठ क्यों नहीं दिख रहा मतलब, अच्छा चैट क्यों नहीं दिख रहा? भाई साहब तुम भी क्या ही लिखते हो, है ना भाई? चैट सबकी दिख रही है, मुझे दिख रही है, तुम पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, ये आप कहीं भी हिंदी पढ़ो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कांस्टेबल के लिए, चाहे एसआई के लिए, चाहे यूपी टेट के लिए, चाहे सुपर टेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप हिंदी पढ़ रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, बार बार मत पूछना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी एक परिभाषा की बात करें कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम को हम कह सकते हैं, सर्वनाम आपका संज्ञा का प्रतिनिधि चिन्ह है। सर्वनाम क्या है, तो कहेंगे यह संज्ञा का प्रतिनिधि चिन्ह है। यह संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के प्रतिनिधि, भाई संज्ञा की अनुपस्थिति में जो प्रतिनिधित्व करे उसी को तो प्रतिनिधि कहेंगे, जो किसी की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करे। तो प्रतिनिधि चिन्ह क्या कहलाते हैं आपके? सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरी और एक्यूरेट परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी एक परिभाषा क्या हो सकती है? सर्वनाम क्या है? ये विकारक तत्व होंगे आपके कि नहीं होंगे? ये विकारक तत्व है, हम विकारी पद पढ़े थे मैंने। विकारी पद कैसे होते हैं? जिनमें परिवर्तन होता है, संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में होता है, क्रिया में और विशेषण में, 4 पद आपके विकारी हैं। तो सर्वनाम क्या है? नाउन के PYQ कराओ, साथ में करा दूंगी, पहले पढ़ लो। ठीक है, तो सर्वनाम ऐसे विकारी पद हैं, सर्वनाम ऐसे विकारी पद हैं जो जो कर्ता से लेकर कर्ता से लेकर अधिकरण कारक पर्यंत अधिकरण कारक पर्यंत सभी कारकों में संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी कारकों में संज्ञा का
प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ये परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि संज्ञा जो सर्वनाम शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हो। ये हमारी एक पुरानी परिभाषा है, ये सभी आप जानते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हमारी पुरानी परिभाषा है। एक नई परिभाषा आपको नए तरीके से सोचने में मजबूर करेगी कि अच्छा इस तरह से भी हमारी होगी, ठीक है। तो सर्वनाम ऐसे विकारी पद हैं जो कर्ता से लेकर अधिकरण कारक पर्यंत सभी कारकों में संज्ञा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब किस तरह से, आप नोट करके इसमें एक और बात लिखेंगे कि संज्ञा में आपका संबोधन होता है। देखो कारक जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, कारक हमारे कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं, है ना। कर्ता से लेकर संबोधन तक 8 कारक होते हैं। तो संज्ञा के 8 कारकों में रूप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जैसे मैंने कहा, कर्ता ने कर्म को करण के लिए करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अधिक अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के और अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे भो अरे, ये आपके कारक चिन्ह है। और जब कारक चिन्ह के साथ आप किसी संज्ञा शब्द को प्रयोग करोगे, तो जैसे काव्या ने काव्या को काव्या के द्वारा काव्या के लिए काव्या से अलग होने के अर्थ में काव्या काकी के और काव्या में पर ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग कर सकते हो अपने कारक चिन्हों को। तो आपका जो संज्ञा है उसमें सभी कारक चिन्हों में इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आपका सर्वनाम जो है वो संज्ञा से तो आरंभ होता है, लेकिन वो केवल अधिकरण कारक तक जाता है, उसमें संबोधन नहीं होता। ये याद रखना, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, बस दैट्स इट। इस चीज को आप याद रखना कि सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख लेना। संबोधित संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम या फिर संबोधित संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग नहीं होता, कुल मिलाकर ये है। तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। तो संज्ञा पद, इसके अगर भेद की बात करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 5 संज्ञा के 5 थे, तो सर्वनाम के कितने हमारे 6 भेद होंगे। मैम समझ नहीं आया, प्लीज एक बार और बता दीजिए। अभी बताती हूँ, प्रीति रुको। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाए वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम की मैंने परिभाषा दी कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, तो मतलब संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह हैं उनको आप क्या कह देंगे, उनको हम सर्वनाम कह देंगे, है ना। परीक्षा में किसी भी तरीके से घुमाकर परिभाषा पूछी जा सकती है कि संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्हों को क्या कहेंगे, ABCD, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्या कहोगे। तो भैया सीधी सी बात है सर्वनाम, क्योंकि आपने ये परिभाषा नहीं पढ़ी। अब ये परिभाषा पढ़ ले होते तो आप हर तरह से तैयार थे उत्तर देने के लिए। दूसरी परिभाषा कि सर्वनाम ऐसे विकारी पद, सर्वनाम क्या है, विकारी पद कहलाते हैं, जो कर्ता से लेकर अधिकरण कारक पर्यंत सभी कारकों में का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि तात्पर्य क्या निकलता है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं आगे आपको और मतलब एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल ये बात समझ लो, इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया। सीधी सी बात है, संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो जाए। सर्वनाम विकारी पद होते हैं, इनमें कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक इनके रूप चलते हैं, लेकिन संबोधन नहीं चलता। चला के देख लो, जैसे है वह, आपका सर्वनाम है, वह को जब आप कारक चिन्हों में बदलेंगे तो क्या बनता है, कर्ता में वह या उसने, कर्म में उसको, करण में उसके द्वारा, संप्रदान में उसके लिए, अपादान में उससे, और संबंध में उसका, उसकी, उसके, संबोधन में उसमें या उस पर। लेकिन इसका अधिकरण में उसमें या उस पर, लेकिन संबोधन क्या बनेगा, संबोधन क्या ये बन जाएगा कि आपका हे उसमें हे उस पर, नहीं बदलेगा, है ना। हे उसमें हे उस पर नहीं बदलेगा। तो इस तरह से संबोधन इसका विकारक नहीं होता है कुल मिलाकर।
तो इसमें जो परिवर्तन आता है वो आपके कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक आता है, केवल और केवल। ठीक है, तो अब चलते हैं। क्या लिखना है हमें? सर्वनाम। ये परिभाषा आपकी हो गई। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कुल मूल सर्वनाम आपके कितने हैं, है ना? तो पहले सर्वनाम की संख्याओं की बात करते हैं। तो कुल, अगर प्रश्न आता है कुल मूल सर्वनाम कितने हैं, कुल मूल सर्वनाम, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए तो कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, कुल मूल सर्वनाम आपके कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो आपको एकदम रैपिडली याद होने चाहिए सभी को। कौन कौन से हो जाएंगे? एक है आपका मैं, एक है आपका तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो इनको आप गिनेंगे, ये टोटल आपके 11 ही हैं, देख लो। 1 2 3, मैं तो आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना? तो ये टोटल आपके कितने? 11 सर्वनाम ही है कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी आपको याद कर लेने हैं नाम। याद करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप याद कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, 3 ये हो गए। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब ये जो 11 सर्वनाम हैं, इनको हम 6 प्रकार से विभक्त करेंगे आगे, है ना? अगर मूल सर्वनामों की संख्या पूछी जाए आपसे, मूल सर्वनाम कितने हैं, तो कहेंगे मूल सर्वनामों की संख्या आपकी 11 है, और इन 11 सर्वनामों को हम 6 प्रकार से विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो 11 सर्वनाम है आपके, तो इन 11 सर्वनामों को वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम कितने प्रकार से विभक्त करते हैं? 6 प्रकार से विभक्त करते हैं। तो लिखेंगे कि इन सर्वनामों को, इन सर्वनामों को वाक्य में प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार से 6 प्रकार से विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अब वो 6 प्रकार आपके क्या होंगे, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि 6 प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहला हमारा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। अब ये जो निश्चयवाचक है, इसको आप निर्देशवाचक भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप निर्देशवाचक या संकेतवाचक भी कह सकते हो। ठीक है, दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ओके है। उसके बाद तीसरा भेद आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम।
निज वाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक। सर्वनाम। और छठा आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आपके सर्वनाम के हमने 6 भेद करे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। अब देखिए जो निश्चयवाचक है इसको आप संकेतवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी। इसको आप संकेत वाचक या फिर निर्देशवाचक भी कह सकते हो, या फिर इसको आप निर्देशवाचक भी कह सकते हो। ये निश्चयवाचक के ही दूसरे नाम हैं। इसको या तो आप संकेतवाचक कह लो या आप निर्देशवाचक कह लो। तो सर्वनाम के वाक्यों में प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 6 प्रकार से हमने विभाजित किया। अभी 6 प्रकार हमने किस प्रकार से, देखो अगर मैं बात करूं मैं, तू और आप, ठीक है, मैं, ये जो मैं, तू और आप, ठीक है, मैं, तू और आप, ठीक है। और आप किसके लिए? जब आदर सूचक, हम आदर के रूप में किसी को आप का प्रयोग करते हैं तो आदर सूचक शब्द है, तब हम आप का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 सर्वनाम आपके किस में आते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक में आपके ये 2 आ जाएंगे, यह और वह, ठीक है, यह और वह, ये 2 किस में आ जाएंगे? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। उसके बाद अनिश्चयवाचक में आपका क्या आ जाएगा? तो कोई और कुछ, ठीक है, कोई और कुछ, ये किस में आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। कोई कुछ, ये कोई कोई कर दिया मैंने, कोई और कुछ जहां निश्चित ही ना हो वो अनिश्चयवाचक हो गया। निजवाचक में क्या आ जाएगा? जो निजता का बोध कराते हैं, जो आप सर्वनाम है, ये आप, ये कई बार आप निजवाचक में प्रयोग कर लेते हो जब आप स्वयं के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये निजवाचक में भी आएगा और आप ये आदर सूचक हो जाता है, इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में आपका क्या आ गया? कौन और क्या, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में आपके ये 2 शब्द आए, कौन और क्या। और संबंध बोधक में आपके आ जाते हैं जो और सो, जो और सो, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। हम किस में आता है इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, पहले इनको समझो, ठीक है। फिर एक एक को जब आप पढ़ोगे बस पढ़ते चले जाओ, डाउट अपने आप क्लियर होंगे, बस सहज रूप से जो बता रही हूँ उसको पढ़ते चले जाओ। डाउट आगे आप कह रहे हैं हम किस में आएगा, आगे आएगा गुंजन, बिल्कुल, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली बात क्या बताई? सर्वनाम के कुल कितने रूप शब्द हैं, मूल शब्द कितने हैं, मूल सर्वनाम कितने हैं? तो कहेंगे भाई 11 होते हैं। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर इन 11 को हमने कितने प्रकार से? 6 भागों में विभक्त कर दिया। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है और संबंधवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक में कौन और कोई आता है क्या? तो आता ही नहीं, नहीं भाई क्यों नहीं आता? कौन और क्या, कोई आपका निश्चय आ जाएगा, मैं बता रही हूँ तो आप समझिएगा, ठीक है। कई बार हमारी नॉलेज हो सकता है गलत हो, हम उसको ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें अब देखिएगा, कोई आपका अनिश्चितता को दर्शाता है। दरवाजे पर कोई है, क्या ये आपका प्रश्न कर रहा है? कोई खड़ा है दरवाजे पर, नहीं पता कौन है लेकिन आपको तो पता है ना। तो कोई अनिश्चितता को दर्शाता है। क्या क्या है? आपका प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक में जैसे किसने, किसको, किसमें, किस पर, ये इसके सर्वनाम के विकारक तत्व हैं। जब आप विकार में इसको उसमें कारक चिन्हों में बदलोगे ना तो कारकीय रूपांतरण पढ़ेंगे हम एक एक का, ठीक है, एक एक का, सभी का कारकीय रूपांतरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये कारकों में बदलते हैं, आपके इनके रूप किस तरह से बदलेंगे। तो फिलहाल आपने क्या देखना है? हमें सबसे पहला पढ़ना है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके सारे भेद आपको याद हो जाने चाहिए। पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और आपका संबंधवाचक। मैम इंग्लिश में भी सेम यही होता है, देखो होना तो यही चाहिए, बाकी पढ़े हुए काफी समय हो गया इंग्लिश का, मुझे याद भी नहीं है ना, यही होते हैं जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। फिर आगे अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम,
अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा लेकिन समझ आ जाएगा तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता कौन है? जो बोलने वाला है, यानी कि बोलने वाला। उसके बाद आपका दूसरा श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? जो सुनने वाला है। यानी कि जो सुनने वाला है श्रोता। और या किसी अन्य, अन्य कौन है भाई? जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका क्या कहलाता है? उसको हम अन्य कहते हैं। के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। अभी इसको आगे खोलकर पढ़ेंगे कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, श्रोता या किसी अन्य या जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए किया जाता है। इसे 3 भेदों में बांटा गया है। आपका जो सर्वनाम है कितने भेदों में? 3 भेदों में। तो लिखेंगे इसे 3 भेदों में बांटा गया है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम को। बांटा गया है। और वो 3 भेद आपके क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक, उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इसको हमने कितने भेदों में बांट लिया भैया? 3 भेदों में। अभी जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है इसको क्या कहते हैं? तो उत्तम पुरुष में कौन आता है? आपका वक्ता आता है, जो बोलने वाला है, ठीक है। जो वक्ता किसको कहते हैं? जो बोलने वाला है वो वक्ता किस में आएगा? आपका उत्तम पुरुष में आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? श्रोता। आपका श्रोता कौन है? जो सुनने वाला है, ठीक है। इसकी पहचान है, अभी इनको डिटेल में समझाऊंगी, बस थोड़ी सी तसल्ली और रखो। और अन्य पुरुष की बात करें तो लिखेंगे वक्ता और श्रोता के अलावा जितनी भी चीजें बची हैं वो सभी आपकी किस में आ जाएंगी? अन्य पुरुष में, ठीक है। तो वक्ता और श्रोता के अलावा को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ किस में आ जाते हैं? आपके अन्य पुरुष में आ जाते हैं। अब चलिए इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपका, जिसमें 3 भागों में हमने इसको विभक्त किया। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम,
उसके बाद आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम का मतलब बोलने वाला। देखो जब भी हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है ना। माना कि आपका गुंजन और कोमल, ये 2 सहेलियां हैं और ये आपस में बातचीत कर रही हैं दीपक के विषय में। ठीक है मैम, पहले तो प्रथम पुरुष आएगा ना। देखो प्रथम पुरुष आपका हाँ क्रम यही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्रम को छोड़ो, फिलहाल पहले बात को समझो। कुछ भी लिख लो आप, पहले अन्य पुरुष को या तो अंत में लिख लो या पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका अन्य पुरुष है इसको हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं संस्कृत में। ठीक है, ये जो अन्य पुरुष है आप संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष भी जानते हैं। लेकिन हम जब क्या करते हैं, अभी बात को समझो कि गुंजन है और कोमल है, ये 2 फ्रेंड हैं, ये दीपक के बारे में बात कर रही हैं। और बात जिसके विषय में की जाए तो आप देखेंगे एक है गुंजन, एक है आपकी कोमल, और इनकी क्लास में जो दीपक नाम का लड़का है ये बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, अब गुंजन जो है कोमल से बात कर रही है। गुंजन है उत्तम पुरुष, माना वो कह रही है मैं, है ना, और कोमल से वो कह रही है तू। भाई दोस्तों में मैं और तू की बात होती है कि मैंने ऐसा सुना था, क्या तूने भी ऐसा सुना है कि दीपक जो है बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, या वो मतलब पढ़ता नहीं है और फिर भी उसके नंबर आ जाते हैं, दिन रात वो खेलने में लगा रहता है फिर भी उसके इतने नंबर आ रहे हैं भैया। तो कोमल बात करने वाली है, वक्ता है ना, कोमल बोलने वाली है, तो ये क्या है, वक्ता है। तो जो बोलने वाला होता है, याद रखना, वक्ता हमेशा अपने आप को उत्तम मानता है ना। जो चुगलबाज आदमी होता है वो अपने आप को उत्तम मानता है कि नहीं मानता। अरे फलाने की लड़की ऐसे होगी और फलाने का लड़का ये और वो, ये चीजें होती है आपकी कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमारे घर में तो कोई ऐसा कर दे भैया हम तो बता देंगे। तो मतलब हम अपने आप को उत्तम मानेंगे, हमसे उत्तम कोई नहीं। तो जब भी हम हमारा, ठीक है, मैं मेरा हमारा हम सब का, तो जहां मैं हम हमारे की बात होगी वो सदैव किस में आएगा, वो उत्तम पुरुष में आएगा। उसके बाद भाई मैं, और जब जिससे बात कर रहे हैं तो मैं तो उत्तम हूं और मेरे साथ साथ तू मेरे से थोड़े से नीचे मान ले, है ना, तू मेरे से थोड़ा सा नीचे है लेकिन मेरे से उत्तम नहीं हो सकता, तो सामने वाला थोड़ा सा मध्यम हो गया। तो तू तुम तुम्हारा की बात होती है तो वो सुनने वाला है ना। भाई जो चुगली कर रहा है या किसी की प्रशंसा कर रहा है, देखो चुगली या प्रशंसा करने के लिए भी आपको 2 लोगों की आवश्यकता होगी, 3 लोगों की आवश्यकता होगी। एक तो बोलने वाला, और एक जो आपकी सुन रहा है, और एक वह जिसके विषय में बात हो रही है ना, जिसके विषय में बात हो रही है, एक वो हो जाता है। तो वक्ता क्या होगा, जो बोलने वाला है वो आपका उत्तम हो जाएगा, क्योंकि मैं उत्तम हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, कुल मिलाकर ये बात है। उसके बाद जब हम सुनने वाले की बात करते हैं, क्योंकि भाई हमारी बात को कोई सुन भी रहा है, तो वहां पर श्रोता आपका किस में आ जाएगा, वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अब जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या है, वो आपका अन्य पुरुष। हिंदी में हम इसको अन्य पुरुष के नाम से ही जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष कह देते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष कह देते हैं, हिंदी में हम अन्य पुरुष ही कहते हैं। ठीक है, तो जिसके विषय में बात हो रही है, तो मेरे और तेरे अलावा बाकी सब अन्य है दुनिया में, ऐसे याद कर सकते हो, मैं और तू बाकी सब अन्य। तो कुछ भी हो, किसी के भी विषय में बात हो रही हो, किसी जड़ चेतन वस्तु के विषय में बात हो रही हो, है ना भाई, आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, आप उसके बारे में बात करी, वो ऐसी है वो ऐसा है, उसका प्रोडक्ट यूज करो, तो मतलब किसी की भी चीज के विषय में बात हो रही है, मेरे और तेरे अलावा संपूर्ण पदार्थ दुनिया के सभी अन्य हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं और तू आपके, क्या मैं और तू बाकी सब अन्य। तो किसी का भी नाम होगा, तो यहां पर आप याद रखना, किसी का भी नाम, है ना, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, या फिर आपका यह और वह, यह और वह, ये आपके किस में आते हैं, ये हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पर नाम के स्थान पर कोई हम जो प्रयोग करते हैं यह या वह का प्रयोग करते हैं, तो यह और वह आपके किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आते हैं। मैं और तू आपका किस में आ जाएगा, मैं उत्तम और तू मध्यम। ठीक है, मैं उत्तम तू मध्यम, मैं उत्तम तू मध्यम, इस तरह से याद कर लेना, बाकी सब अन्य। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम इसको 3 भागों में विभक्त कर लिया, एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता जो कि बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता जो कि सुनने वाला है, और अन्य पुरुष क्या है, वक्ता और श्रोता से अन्य जितने भी पदार्थ हैं मेरे और तेरे अलावा,
वो बाकी सभी क्या हो जाएंगे, आपके अन्य हो जाएंगे। चलेगा, अब हम एक एक करके सबसे पहले उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे, फिर मध्यम को, फिर अन्य पुरुष को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष की परिभाषा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, है ना, बोलने वाला या लिखने वाला, तो यहां पर आप ये भी ऐड कर सकते हो वक्ता के साथ जो लेखक है, लिखने वाला, क्योंकि लिखने वाला भी तो मैं ही हूं, है ना, तो लेखक जो है वो भी आपका किस में आ जाएगा, वो भी आपका उत्तम में ही आएगा। तो बोलने वाला वक्ता, ठीक है, बोलने वाला, बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक, या लिखने वाला लेखक स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वो आपका क्या कहलाता है भैया, उसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जी बिल्कुल कहेंगे। संयुक्त तो सर्वनाम क्या होता है बताऊंगी, रुक जाओ, संयुक्त तो सर्वनाम ही बताऊंगी आगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इसके मूल सर्वनाम क्या हैं जो हमें याद करने हैं, तो इसके मूल सर्वनाम क्या होने चाहिए, तो लिखिएगा मूल सर्वनाम, उत्तम पुरुष के मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम में आपका आएगा मैं, आपका मैं आपका मूल सर्वनाम है जो कि हम एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर इसका बहुवचन बनाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, हम का प्रयोग कर लोगे, इसका बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करोगे, हम का प्रयोग कर लेंगे, तो इनका प्रयोग हम मूल सर्वनाम में करते हैं। अब इन सर्वनामों के बारे में मैंने आपको एक और बात बताई कि भैया सर्वनाम का कारकीय रूपांतरण हमें पढ़ना है, पढ़ा होगा नहीं आपने, और पढ़ा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, आज पढ़ लीजिएगा पहली बार, ठीक है। तो जो कारकीय रूपांतरण है, बताया कि सर्वनाम कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक चलते हैं, ठीक है। अब कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक हम इस मैं को कैसे परिवर्तित करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और आपके क्या है, दो वचन, हाँ हिंदी में जो है आपके दो वचन होते हैं और संस्कृत में आपके तीन वचन होते हैं, याद रखना। तो हिंदी में कितने आपके, दो वचन होंगे, ठीक है। मैम यह तो निजवाचक सर्वनाम है तो पुरुषवाचक में अन्य क्यों, बताऊंगी, रुक जाओ, एक एक चीज पर फोकस करो, जो मैं समझा रही हूँ पहले उस पर ध्यान दो, वो समझ में नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। फिर जब मैं निजवाचक पर पहुंचूंगी तब निजवाचक की बात करिएगा, ओके। अब देखेंगे मैं सर्वनाम का कारकीय रूपांतरण, ठीक है, मैं सर्वनाम का कारकीय रूपांतरण अब हम यहां देखने वाले हैं, ठीक। इधर लिखेंगे हम कर्ता कर्म करण एक वचन, और इधर हम लिखेंगे बहुवचन, बाद में लिख दूंगी, इधर लिखेंगे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और आपका अधिकरण,
अधिकरण, क्योंकि कई बार जब वाक्य शुद्धिकरण के लिए आता है तो वहां पर हम गलती कर देते हैं, जो कि आपको वाक्य शुद्धिकरण में भी ये मदद करने वाला है, आपका कारकीय रूपांतरण। ठीक है, तो अब आप देखें, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, मैं। ठीक है, मैं का कर्ता में मैं ही बनता है, या फिर कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, तो आप क्या करेंगे, मैंने। ठीक है, तो आपका बनेगा मैं या फिर मैंने, ये आपका कर्ता कारक में बन जाएगा। कर्म में क्या बनेगा, तो कर्म में आपका बनेगा मुझे या मुझको, ये दो रूप आपके कर्म में बनेंगे, मुझे या मुझको आपका कर्म कारक रूप बन जाएगा। करण कारक में आपका क्या रूप बनेगा, तो करण कारक की बात करें, मुझसे या मेरे द्वारा। ठीक है, मुझसे या मेरे द्वारा, से या के द्वारा होता है करण कारक, तो या मेरे द्वारा। संप्रदान की बात करें तो मुझको, मुझे या मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बनेगा आपका, मेरे लिए, मेरे लिए, क्योंकि संप्रदान के लिए होता है, अथवा मुझे या मुझको, क्योंकि आप जानते हैं कारक शायद मैंने भी पढ़ाई नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगी, तो चलो, तो को या के लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग हम संप्रदान कारक में भी करते हैं, तो मुझे मुझको संप्रदान में भी बनता है, मुझे मुझको कर्म में भी बनता है। ठीक है, तो मेरे लिए या फिर मुझे और मुझको, ये आपका कर्म में भी बन जाएगा और ये आपका संप्रदान में भी बन जाएगा। ठीक है, मुझे और मुझको। उसके बाद आपका अपादान में क्या बनेगा, से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो मुझसे आपका अपादान बन गया, अच्छा संबंध रह गया मुझसे। उसके बाद संबंध कारक लिखना है हमें यहाँ पर, संबंध, और संबंध के बाद अधिकरण, संबंध, और उसके बाद आपको लिखना है अधिकरण। तो संबंध में आपका क्या बन जाएगा, मेरा मेरी मेरे, मेरा या मेरी या फिर मेरे, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और अधिकरण में आपका क्या बनता है, मुझ में या मुझ पर, मुझ में या फिर मुझ पर, या फिर मुझ पर, या, हाँ, ये रूप आपका बनता है। अब इसमें कई बार हम गलती करते हैं कि इसका रूप क्या नहीं बन सकता, उसको आप याद समझ करिएगा। अशुद्ध रूप इसके क्या है जो हम गलत करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अशुद्ध रूप। हम अशुद्ध रूप क्या लिखते हैं जो वाक्यों में प्रयोग करते हैं, कर्ता में तो कुछ ऐसा हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन कर्म कारक में हम कई बार मेरे को, तेरे को, इनका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते, कि मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को दूध नहीं पीना, तो मेरे को ये व्याकरणिक गलती है ना, तो व्याकरण के आधार पर ये आपका शुद्ध रूप नहीं होता। किसी वाक्य में आ जाए कि वाक्य में गलती बताओ कि मेरे को खाना खाना है या मुझको खाना खाना है, कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप है, तो कहेंगे मुझको खाना खाना है या मुझे खाना खाना है, लेकिन मेरे को जो है आपका अशुद्ध रूप है, ये हमें प्रयोग वाक्य में नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका करण कारक की बात करें तो करण कारक में आप मुझसे या मेरे द्वारा, लेकिन मेरे से, है ना, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, कर देते हैं प्रयोग, बिल्कुल व्यवहार में हम करते हैं, लेकिन मेरे से आपका व्याकरणिक गलती है जिसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे को ये दो, मेरे को वो करना है, तो ये आपके क्या है, रे जब आप जोड़ते हो तो ये आपका व्याकरणिक रूप से गलत है। सेम आप अपादान में भी मेरे से का प्रयोग कर देते हैं, तो मेरे से, तेरे से, ये आपके गलत रूप होते हैं, इनको प्रयोग करने से बचना है। उसके बाद अगर हम संबंध की बात करें, संबंध में तो मेरा मेरी मेरे, है ना, संबंध में तो सही है क्योंकि रारी रे का प्रयोग कहाँ होता है, संबंध में होता है। ठीक है, लेकिन अधिकरण में आपका मेरे में, है ना, आप कर सकते हैं मेरे में, आपने करा कि मेरे में या मेरे पर क्या है, मेरे में क्या है, तो मेरे में या मेरे में नहीं होता, मुझ में होता है, मुझ पर होता है, तो यहाँ पर फिर काट दिया आपका, ये आपकी अशुद्ध रूप है जिन गलतियों से आपको बचना होगा। ठीक है, तो मैं, मैंने, मुझे, मुझको होता है, मेरे को नहीं होता, मुझसे, मेरे द्वारा, लेकिन मेरे से नहीं होता, इसी तरह से मुझसे में मेरे से नहीं होता, मुझसे होता है, तो ये एक वचन में इसका कारक रूपांतरण है। अब हम बहुवचन में इसका कारक रूपांतरण देखेंगे इधर। ठीक, बहुवचन में इसका कारक रूपांतरण क्या बनेगा, तो बहुवचन में हम लिखेंगे, ये इस तरह से ले जाऊं नहीं तो क्या नाम है,
लाइन से आउट हो जाएगा। ये है संप्रदान, ये है अपादान, ये है आपका संबंध, और ये है अधिकरण। ठीक है, अब हम इनके शब्द लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा आपका हम, है ना, बहुवचन में क्या बन जाएगा आपका हम या हमने। ठीक है, बहुवचन में हम या हमने बनेगा कि नहीं बनेगा। और कर्म में बहुवचन क्या बनेगा, हमें या हमको बन जाएगा, हमें या हमको बन जाएगा। करण में आपका क्या बनेगा, हमसे या हमारे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान में क्या बनेगा, हमारे लिए, हमारे लिए, या फिर हमें और हमको। ठीक है, हमें या हमको भी आपका बन जाएगा। उसके बाद अपादान की बात करें मुझसे, तो ये आपका हो गया हमसे, हमसे। उसके बाद संबंध की बात करें तो हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी या हमारे। और अधिकरण में आपका बन जाएगा हम में या हम पर, हम में या हम पर। ये आपका अधिकरण में रूप बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं सर्वनाम के हमने देखे कारकीय रूपांतरण, इस तरह से ये आपका कारकीय रूपांतरण होता है मैं सर्वनाम का। कर्ता में ये बन जाते हैं, और कर्ता के एक वचन में ये बनेंगे, और उसी के बहुवचन में ये बन जाते हैं। लेकिन बहुवचन का कई बार अशुद्ध रूप क्या हो सकता है ना। आप कहें कि जी हमारे को नहीं खाना है ना, तो हमारे को अगर आप लिखोगे हमारे को, तो ये भैया आपका गलत रूप हो जाएगा, हमारे को नहीं करना है। ठीक है, तृतीया में हमारे से आप लिख दें, तो हमारे से प्रयोग करोगे तो ये आपका व्याकरणिक गलती है। हमारे से हमारे को, ये आपकी व्याकरणिक गलती है, इसको पहचानिएगा। ठीक है, या फिर संबंध इसमें अपादान में कर दो हमारे में, हमारे में, तो हमारे में आपका ये व्याकरणिक गलती है, व्याकरणिक त्रुटियां हैं। रारी रे नहीं जोड़ोगे, रारी रे केवल और केवल आप संबंध में जोड़ोगे, और कहीं जगह आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमें, हमको, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तो ये म सर्वनाम का आपका कारकीय रूपांतरण आपका हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपने गौर करी, नोट करके लिखो। चलो गौर क्या करना, नोट करके यहीं पर लिखो, यहाँ पर लिखो या कहीं और लिखवा दो, यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लो नोट। क्या लिखना है कि सर्वनाम में कारक चिन्ह जो होते हैं वो सदैव सर्वनाम से सटे हुए लिखे जाएंगे, कभी सर्वनाम से अलग नहीं। देखो मैंने लिखा कि जैसे मैंने कहा राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया, पहले समझिएगा, खाना खाया। और इधर मैंने कहा उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब यहां पर राम ने के साथ में भी ने अलग है, उसने के साथ भी। अगर आप सर्वनाम शब्द के साथ में कारक चिन्ह को अलग लिख रहे हो तो ये व्याकरणिक गलती है। ये जो कारक चिन्ह केवल संज्ञा शब्द के साथ अलग लिखा जाएगा, सर्वनाम के साथ इसको जोड़ कर लिखना है। सदैव सर्वनाम के साथ क्या है, कारक चिन्ह जोड़ कर लिखे जाते हैं, मिलाकर। अगर आप उसको अलग लिख रहे हो तो वो फिर आपकी व्याकरणिक गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इस गलती से आपको बचना होगा। तो इसके लिए आप पॉइंट लिखेंगे कि सर्वनाम में कारक चिन्ह, सर्वनाम में कारक चिन्ह शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर लिखा जाता है, जुड़कर लिखा जाता है।
जैसे देखो, उसने, उसने, मैंने, या मेरा, तुझ पर, आदि। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी बातें हैं और इन्हीं से आपके नंबर जो है सिक्योर कराते हैं आपको परीक्षा में। जब आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो यही क्या है, आपको टॉपर वाली लिस्ट में ले जाते हैं, है ना। बाकी पढ़ तो हर कोई ले, सर्वनाम पढ़ लिया भैया, सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो जाए, संजय जो सभी के नाम है, लेकिन जब डिटेल में जाकर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हो तभी आप टॉपर्स की लिस्ट में जाते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है और इतना ही पढ़ पाए आज। वैसे हम एक बात पुनः मेरे साथ आप इसका रिवीजन करिएगा, मैंने आपको क्या क्या बताया। थोड़ी सी परिभाषा यही रही है कि भैया जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और सर्वनाम शब्द जो सभी के नामों के बदले प्रयोग हो जाए वो सर्वनाम आपका होता है। सर्वनाम के संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। मैम इसका मतलब हमेशा कारक चिन्ह को मिला के लिखेंगे, बिल्कुल हमेशा कारक चिन्ह को मिलाकर ही लिखना है। ठीक है, तो परिभाषा, सर्वनाम ऐसे विकारी पद हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या है, विकारक है, तो ऐसे विकारी पद हैं जो कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक आपके क्या है, कारकों में संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, ये भी आपको समझ लेना है। ये इसके मैंने आपको प्रकार बताए कि मूल सर्वनाम आपके 11 हैं और इन 11 सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार से विभाजन किया। आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। आज पुरुषवाचक का केवल एक ही रूप पढ़ पाए हम, आपका पहला उत्तम, उसके जो 3 प्रकार है पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। तो कल हम मध्यम और अन्य पुरुष को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और मेरे को जो मेन बतानी रह गई वो और मैं ऐड करवा देती हूँ, अभी 4 मिनट है क्योंकि वो जरूरी है, बतानी चाहिए, वो शुरू में ही बता देनी थी कि सर्वनाम के विकारक पद क्या होते हैं, यहां से आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो इसी के आगे मैं ऐड करवा रही हूँ क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपकी पता होनी चाहिए। तो सर्वनाम के विकारक पद की बात करें, चलो यहीं पर ऐड कर लेते हैं। सर्वनाम के विकारक पद किनको कहा जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। विकारक पद, विकारक का मतलब कि किन पदों के कारण सर्वनाम में परिवर्तन आता है। तो उसमें आपके केवल 2 पद हैं, एक है वचन और एक है आपका कारक। ठीक है, वचन और कारक के कारण सर्वनाम में परिवर्तन आता है। कई बार हम जब संज्ञा की बात कर रहे थे तो क्रिया भी बदल रही थी संज्ञा के कारण, है ना। संज्ञा के विकारक तत्व क्या है, संज्ञा का वचन, कारक और क्रिया। क्योंकि जैसे मैंने लिखा राम, तो राम के कारण खाता है हो गया। ठीक है, तो संज्ञा के कारण आपका क्रिया भी बदली। मैंने कहा सीता, तो सीता के कारण क्रिया में परिवर्तन आया, क्रिया कैसी हो गई, स्त्रीलिंग की हो गई, खाती है ना। तो संज्ञा के कारण क्रिया में परिवर्तन आता है, लेकिन सर्वनाम में कारण क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने लिखा आपका वह खाता है। अब आपको नहीं पता किसी पुल्लिंग की बात हो रही है स्त्रीलिंग की, तो आपका वह खाता है, ठीक है, सर्वनाम में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वचन के कारण परिवर्तन हो जाएगा। वह को आप जब बहुवचन में बनाएंगे तो उन्होंने, है ना, वह का आप बहुवचन करोगे तो उन्होंने बन जाता है। इसी तरह से मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हमने हो जाता है ना। तो वचन के कारण और कारक के कारण, अब जो हमने ये कारकीय रूपांतरण देखा आपका, ये यही तो देखा कि इसमें कारक के कारण और वचन के कारण, कारक है कर्ता करण संबोधन और इसमें वचन, एक वचन और बहुवचन के कारण क्या है, परिवर्तन आया सर्वनाम में। तो सर्वनाम के कारक क्या होते हैं आपके, विकारक यानी कि परिवर्तन करने वाले केवल 2 होंगे आपके, एक होता है वचन और एक होता है कारक, और जिनको हम दोनों को पढ़ चुके हैं, वचन और कारक। ठीक है, वचन और कारक के कारण सर्वनाम में कारकीय रूपांतरण यानी कि परिवर्तन होता है। दैट्स इट, ये बात महत्वपूर्ण थी, बतानी थी। बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। 2 मिनट बचे हैं और किसी को कोई बात तो नहीं करनी है, मतलब पूछना तो नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है अच्छा आपको लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हम बाकी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।